हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने हमारे जीएनजी सीरीज में। सर आज हमारी जीएनजी का आखिरी लेक्चर है सर। ऑलमोस्ट 30 डेज की जर्नी, लगातार कंटिन्यूशन, एनीथिंग, चाहे तबीयत ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए इधर से उधर, सर आई शूट, मतलब मैंने सब कुछ टॉपिक्स कवर करे, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करा कि आपको सारे पीवाईक्यू कराऊं, सब कुछ कराऊं। और आज मुझे सच में थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ सर, फाइनली वो टाइम आ गया जब हम सब कुछ कंप्लीट करने पे आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हमारा लास्ट टॉपिक है। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस वाले चैप्टर में मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करोगे, आपने तो सब में कराया। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चा डिमांड करता है सर अब लाइव सेशन लो। सर अब एग्जाम टाइम आ चुका है, अब हमारे लिए एक ऐसे सेशंस लो जिसमें आप क्वेश्चंस कराओ हमें लाइव और हमारे टॉपिक्स को करो डाउट खत्म। तो मेरे बच्चे, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, दिस इज माय लास्ट सेशन जहां मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बढ़िया से। बट बिलीव मी सर, थोड़ी देर में, मतलब कल या परसों हम लोग शेड्यूल करेंगे। सर लाइव सेशन आपको शेड्यूल आ चुका होगा, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये सेशन, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो ये लाइव सेशन का शेड्यूल आ चुका होगा आपको। और हम लोग अपने पूरे सब कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो मैं बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आज जो कवर करने वाला हूं वो एडजस्टमेंट पार्ट कवर करने वाला हूं कि सर जो एडजस्टमेंट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें क्या होता है ना। तो बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं और फिर हम लोग अपना लाइव सेशंस में आपके साथ जुड़ते हैं, दिल लगा के लाइव सेशन में एग्जाम को फोड़ने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट। हाँ जी मेरे बच्चों, तो देखो एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर हम सीधा एडजस्टमेंट पे टूटेंगे। फॉर्मेट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब अपन लाइव में करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, कोई भी बिजनेस है मेरा, कोई भी काम धंधे वाला बात कर रहा हूं, तो मेरे बिजनेस दो तरीके से होते हैं। अरे हटाओ ना, ये दो तरीके के बिजनेस है सर। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर बोली जाए तो सर हम कुछ सामान बना रहे हैं और बेच रहे हैं, मतलब मेरा पेन का बिजनेस है, मैं ये बनाता हूं और आगे बेचता हूं, दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग। मैं खुद बनाता हूं और आगे बेचता हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन मैं कह रहा हूं सर जी मैं नहीं बना रहा, दिस इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग, या मैं इसे बोलूं तो सिंपल टर्म्स में ट्रेडिंग बिजनेस है। मतलब बनाता कोई और है, मैं तो खरीदता हूं, उसमें 2-4 रुपए परसेंट अपना ऐड करता हूं और मार्जिन लगा के बेच देता हूं। भैया आसपास के जो दुकानें हैं आपके, जहां पे बिंगो मैडेंगल बिक रहा है, जहां पे अंकल चिप बिक रहा है, जहां पे टुरटुरे बिक रहे हैं, क्या वो कंपनी, वो जो शॉप्स हैं वो बना रही हैं? नहीं सर, वो सिर्फ खरीद रही हैं और आगे बेच रही हैं। बनाने वाली कंपनी तो अपने अपने यहाँ पे काम कर रही है। तो दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है जो बनाते हैं और बेचते हैं, एक जो सिर्फ खरीदते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं, जिन्हें हम होलसेलर भी बोल देते हैं, रिटेलर भी बोल देते हैं, वट एवर द नाम, दैट मीन्स कि वो बना नहीं रहे हैं, वो खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। अपन बचपन में पढ़ते थे कि अगर आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर चिंटू बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बंदा है, बिजनेस शुरू कर रहा है और वो कोई बना नहीं रहा है, वो सिंपल खरीदेगा और आगे बेचेगा, तो सर हम कहते थे भाई तुझे अपने बिजनेस की दो चीजें जाननी है। अकाउंट्स पढ़ने का मतलब ये है कि तुझे दो चीजें जानना है हमारे बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर क्यों ना है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या कमा रहा है, क्या गवा रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, और सेकंड इज फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई लेवल क्या है, बड़े लेवल पे काम कर रहा है या छोटे लेवल। तो अगर तुझे ये दो आंसर चाहिए, क्या क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो अपन लेवल, तो आपको फाइनल अकाउंट बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे मेरे बच्चे आपको बनाने पड़ेंगे 3 अकाउंट। क्या क्या? 3 अकाउंट, जिसमें से पहला होता था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सर याद आ रहा है। दूसरा क्या होता था, पीएनएल अकाउंट, वेरी गुड। और तीसरा होता था बैलेंस शीट, शाबाश, बोलो हाँ या ना। सर ट्रेडिंग से हमें क्या पता चलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमने मोटा मोटा बेच के क्या कमाया और क्या गमाया। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में जाता था और पीएनएल में बचता था कि हमारी जेब में एक्चुअल में क्या बचा, नेट प्रॉफिट या लॉस, बोलो हाँ या ना। फिर ये नेट प्रॉफिट हमारे मालिक की कैपिटल में जाता था और फाइनेंशियल पोजीशन हमें यहां से पता चलती थी कि हमारा बिजनेस क्या
कह रहा है इन दोनों को मैं इनकम स्टेटमेंट बोलता था, दीज आर माई इनकम स्टेटमेंट, और दिस इज माई पोजिशन स्टेटमेंट, इसे मैं पोजिशन स्टेटमेंट बोलता था। बोलो हाँ या ना। लेकिन इन तीनों को बनाने के लिए अपने को जो बेसिकली चाहिए वो चाहिए किसी भी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस है तो हमारे पास 5 चीजें हैं, बोलो ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। सर हमारे पास कुछ एसेट्स होंगी और अपने को पता है, बचपन से मैंने सिखाया है, नहीं सीखा मेरे से किसी और से सीखा होगा तो याद करना, ए क्या होता है, वो अक्षय कुमार वाला ए, एसेट और एक्सपेंस, ऑल एसेट ऑल एक्सपेंसेस, अकाउंट्स का रूल है डेबिट होंगे, बोलो हाँ या ना। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, मजा आए तो बोलना सर, ऑल लाइबिलिटी ऑल इनकम्स और मालिक की कैपिटल, ये सारे बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से होता था, बोलो हाँ या ना, और ये टोटल मैच करता था, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब इस ट्रायल बैलेंस पे हम क्या करते थे, हम कहते थे मेरे बच्चे कि ट्रायल बैलेंस में से जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटी हैं, जितनी भी कैपिटल है, वो तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी, सारी कैपिटल पोस्ट हो जाएंगी कहां पे, बैलेंस शीट में। कुछ नहीं, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल ट्रायल बैलेंस दिया है, उस ट्रायल बैलेंस में से ढूंढो एसेट कहां होंगी, डेबिट में होंगी, तो जितनी एसेट्स हैं उठा के एसेट साइड में डाल दो, जितनी लाइबिलिटी है उन्हें लाइबिलिटी साइड में डाल दो, और मालिक की जो कैपिटल है ओपनिंग वो कैपिटल साइड में डाल दो, डन। जो इनकम और एक्सपेंस बचे उनमें से कुछ इनकम ट्रेडिंग में, कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग में, बोलो हाँ या ना। ऐसे कुछ इनकम पीएनएल में और कुछ एक्सपेंस पीएनएल में। आपको ये भी पता था डायरेक्ट वाले जो डायरेक्ट नेचर के होते थे वो सारे ट्रेडिंग में जाते थे, जो बचे हुए इनडायरेक्ट होते थे वो पीएनएल में। सर डायरेक्ट कौन से होते थे, बेटा डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में बनाने में यूज हो रहे हैं, टिल द प्रोडक्शन, टिल द मैन्युफैक्चरिंग, या टिल द ट्रेडिंग, सामान को बेचने में तक। जैसे कि अपन बोलते थे वेजेस है, फ्रेट है, कैरिज है, कार्टेज है, इनवर्ड है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते थे। इनकम के नाम पे सेल ही आती थी और जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक आता था। ठीक है, अभी बात कर लेंगे। तो कुछ ट्रेडिंग बनता था, उनके अलावा पीएनएल। तो सर मेरे को नहीं लगता इस पर मुझे बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी चाहिए, अपन लाइव में इस पर भर के क्वेश्चन करेंगे, बोल मेरे बच्चे हाँ या ना। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो ये 3 तो बनाने ही बनाने, एक अकाउंट और बनाना होता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि आपने जो बनाया उस बनाने की सामान की लागत क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता था। इसे भी मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन में समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, बोलो हाँ है ना। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस है, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस से नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 4 चीजें बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबसे सिंपल, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, बात खत्म। बाकी इनकम एक्सपेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट है वो पीएनएल में, जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में, और कुछ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग में खर्चे आएंगे कि भैया हमारा मटेरियल कितना लग गया, हमारे लेबर का खर्चा कितना है, हमारे ओवरहेड फैक्ट्री के कितने हैं, तो उनकी बात मैन्युफैक्चरिंग में करते थे। होप सो आपको हल्का सा रिवाइज होगा, बाकी नहीं भी है तो अपन इस पे भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। पर क्या मैं इन पे टाइम लगाने वाला हूं, नहीं सर, मैं आज इन पे नहीं लगाने वाला। जब मैं लाइव क्लास पे इन पे क्वेश्चन ही करने वाला हूं तो आराम से इन पे बात करेंगे। बट सर मेरा पॉइंट आज जो है बस वो एक छोटा सा पॉइंट है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, बेटा ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको कुछ चीजें दी होती थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ओ भाई ओ भाई ओ भाई रुक जाओ सर, ये जो चीजें हैं इन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, इन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। और ये वो चीजें हैं या तो वो हमें साल के एंड में ही पता चली हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि डेप्रीशिएशन, जैसे कि प्रोविजन, ये सब हमें साल के एंड में ही पता चले, या फिर हमने उन्हें अभी ट्रीट नहीं किया, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया है, बैड डेप्ट है, फर्दर हो गए और पता चल गया हमें। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो अभी तक ट्रायल बैलेंस में नहीं गई हैं, जिनका अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो भैया अब आप कहते हो इनको सीधा पीएनएल और बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दो। और कसम खाते थे मेरे साथ कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें, उनका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, बोले तो पोस्टिंग, सिर्फ या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में, बस इससे ज्यादा कहीं भी नहीं जाएगा। बट अगर आपके नीचे एडजस्टमेंट है तो इनके 2 ट्रीटमेंट होंगे, डबल एंट्री सिस्टम।
अब वो डबल एंट्री क्या है, बस वही सिखाना है मुझे। मैं एक एक एडजस्टमेंट उठाता हूं और आपको 20 की 20 एडजस्टमेंट है मेरे पास, जो आपका इंस्टीट्यूट पूछता है, एक एक एडजस्टमेंट समझा देता हूं, बात खत्म। खत्म मेरे बच्चे, खत्म। आ जाओ, ठीक है। उसके बाद अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे लाइव क्लास के अंदर, ठीक है सर। सबसे पहली एडजस्टमेंट, सबसे लल्लू एडजस्टमेंट और हमेशा मिलने वाली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमारा सामान फैक्ट्री में बच गया साल के एंड में। भाई मैंने पेन खरीदा, पेन बनाया, कुछ भी बोलो आप, मैंने 10,000 पेन बनाए, ओपनिंग में 2,000 ऑलरेडी पड़े थे, तो मेरे पास टोटल स्टॉक में कितना है? 12। अब मैंने पूरे साल 12 बेच दूंगा क्या? बेच दूंगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने 9,000 ही बेचे, तो जो बच गए 3,000 उनका क्या होगा? सर सबसे पहली चीज आपको कहता है कि आप सबसे, मैं ट्रीटमेंट बोलूंगा, एंट्री ज्यादा नहीं करेंगे अपन, एंट्री आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आप क्या बोलते हो सर? आप कहते हो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लो भाई, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमने डेबिट में कॉस्ट दिखाई होगी। लॉजिक के साथ डिस्कस करता हूं, एक आपने दिखाया होगा ओपनिंग स्टॉक और एक आपने दिखाई होंगी परचेजेस। अगर खाली ट्रेडिंग बना रहे हो तो आपने ओपनिंग का भी खर्चा डाला और आपने परचेज का भी खर्चा डाला, दैट इज एक्सपेंस साइड। मान लो मैंने कहा ओपनिंग में मेरा 2,000 स्टॉक और परचेज मेरा 10,000, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 12,000। पर आपका बिका सेल, बाय सेल, जब आपने बेचा इनकम तो वो 9,000 यूनिट ही बिके। तो भाई ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। खर्चे 12,000 और इनकम 9,000, खर्चे 12,000 और इनकम 9,000। आप कह रहे हो खर्चा हो गया 12,000 स्टॉक पे, जबकि कमाई हुई सिर्फ 9,000 पे, तो एक्सपेंस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू। तो एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। हाँ सर आता है। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? वो कहता है भाई साहब मैचिंग बोलो, एक्रूअल बोलो, बात सेम है। कहता है भाई साहब ये जो 3,000 का सामान बच गया, इसकी लागत को हटाना पड़ेगा यहां से, इसकी लागत को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान ना ही इस साल बेचा है तो ना हमारे खर्चे में आएगा, और ये सामान वैसे भी अगले साल बिकेगा तो अगले साल के खर्चे में आना चाहिए। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों अप्लाई हो जा रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि खर्चा हमारे इनकम से मैच नहीं हो रहा क्योंकि इस साल बिका नहीं। और एक्रूअल ये बोल रहा है भाई ये सामान इस साल का है ही नहीं, अगले साल बिकेगा तो अगले साल के खर्चे में डालना चाहिए। तो अपन क्या करें? अपन माइनस करने से बेटर है हम इसको अपोजिट में डाल देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,000, ताकि ये अपने आप यहां से क्या हो जाता है? एडजस्ट, और अपने आप ये हो जाता है। बच्चा कहता है इनकम में शो कर रहे हैं, बेटा इनकम में नहीं शो कर रहे हैं, हम उसे क्रेडिट में डाल के डेबिट से रिवर्स कर रहे हैं, डेबिट से रिवर्स कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 सर, आप कहते हो जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा तो आपको बेटा उसे क्रेडिट साइड में शो करना है। कहां पे? क्रेडिट साइड में शो करना है, किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है। कोई पूछे ये इनकम है? नहीं सर ये एडजस्टमेंट है। ये क्या है? एडजस्टमेंट है। और दूसरा ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में करंट एसेट में आएगा, क्योंकि ये आपकी एसेट है भाई। इस साल नहीं बिका तो क्या हुआ? आपका सामान है, आप रखोगे, आपका अधिकार है। ठीक है सर, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करता जा रहा हूं। सर व्हाट अबाउट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो? सर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो याद रखना एडजस्टमेंट नहीं होगी, एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में एडजस्टेड परचेज हो चुका होगा। अच्छा, फिर उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ पोस्टिंग, दैट इज बैलेंस शीट में पीएनएल। अच्छा सर, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 ट्रीटमेंट होंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। डन डन डना डन। ठीक है, चलो आगे चलो। कह रहा है गुड्स सोल्ड किए थे हमने, बट हम उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए। सिंपल एडजस्टमेंट क्या बोलूं, गुड्स सोल्ड किया था, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एंट्री की बात करो तो एंट्री पास कर दो सेल की, कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब एडजस्टमेंट क्या करोगे भाई? आप सबसे पहले एक चीज अपनी ट्रेडिंग में सेल बढ़ा दो, क्योंकि आपने सामान बेचा था, तो एक तो सेल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ पैसा आना है तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो भैया पहला सेल इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा एसेट में डेटर इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट। तीसरा, गुड्स परचेज किया था, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। सेल का उल्टा परचेज, भाई परचेज की एंट्री नहीं मारी, कर दो एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज बढ़ा दो। ट्रेडिंग का डेबिट में आता है परचेज, परचेज में खर्चा बढ़ा दो, नहीं रिकॉर्ड किया। और परचेज का मतलब है आप मान के चलोगे उधार में है तो आपने पैसा भी देना नहीं, दिया नहीं है, देना है तो आपकी लाइबिलिटी में जाओ और क्रेडिटर बढ़ा दो। ठीक है, लाइबिलिटी में जाओ और क्रेडिटर, एक तो परचेज बढ़ा दो, यहां मिसिंग हो गया, ऐड कर दो कहां पे? एडिड टू क्रेडिटर, एडिड टू क्रेडिटर ऑन दी लाइबिलिटी साइड, ऑन दी लाइबिलिटी साइड, ऑन दी लाइबिलिटी साइड। खत्म थर्ड एडजस्टमेंट। बोलो हाँ है ना? स्टॉक खत्म, सेल अगर भूल गए हो तो खत्म, परचेज भूल गए तो खत्म। सारी एडजस्टमेंट एक बार में मैंने निकाल दी कि भाई सीधा कर लो, बात खत्म, क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। आगे चलो बेटा, हमने गुड्स बेचे थे ऑन अप्रूवल बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट
आपने सामान बेचा था अप्रूवल पे, बेटा इसको सुनो, अगर आपने सामान बेचा था अप्रूवल पे 1 लाख का, 1 लाख की सेल वैल्यू थी, पहले याद रखना आपको दोनों चाहिए, 1 लाख की सेल वैल्यू थी। सर मैं इसको ना यहां कराता हूं, ठीक है, मैं इसको अलग से कराता हूं, आओ, ताकि आपको अच्छे से समझा दूं। मैं कहता हूं सर आपने, क्वेश्चन कह रहा है सेल करी थी, आपने सेल करी थी, सेल ऑन अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। अगर मान लो ये इसकी सेल वैल्यू, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में आपको इसकी कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है, मान लो वो कह रहा है कि सर जी कॉस्ट प्राइस जो है, या मैं ऐसे कॉस्ट प्राइस हटाता हूं, जनरली वो प्रॉफिट देता है, कहता है इस पे जो प्रॉफिट कमाया था वो हमने कमाया था 25% या 20% ऑन, क्या करेंगे 20% ऑन, या 25% ही ले लो, थोड़ा इजी रहेगा, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे 3 सिचुएशन होंगी, ठीक है, 3 सिचुएशन होंगी। अगर वो कह रहा है इफ अप्रूव्ड, इफ अप्रूव्ड, सारा अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, पार्शियली भी अप्रूव्ड हुआ है, मान लो जितना भी सामान अप्रूव हुआ, क्या करेंगे, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। क्यों ट्रीटमेंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप इसे ऑलरेडी सेल दिखा चुके होगे, ऑलरेडी सेल दिखा चुके होगे, तो अगर ये अप्रूव्ड हो चुका है तो ये सेल है, डेटर में ऐड हो रखा होगा, सेल में ऐड हो रखा होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ सर बिल्कुल आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आगे आ जाओ। सर अगर वो कहता है इफ रिजेक्टेड, अगर वो कहता है इफ रिजेक्टेड, अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जब आपने नॉर्मल एंट्री करी होगी, आज करोगे सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब सर जी सेल में से माइनस और डेटर में से माइनस, 2 ट्रीटमेंट, सेल में से माइनस और डेटर में से माइनस। भाई अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो सेल नहीं है, आपने खामा सेल और डेटर में ऐड कर रखा है, हटा दो, हटा दो सर जी, हटा दो। कितने से हटाएंगे मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए से, जितने की सेल वैल्यू है पूरे 1 लाख रुपए से हटा दो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आता है इस वाले ट्रीटमेंट में, तीसरा केस, इफ नॉट येट अप्रूव्ड, इफ नॉट येट अप्रूव्ड मतलब अभी पेंडिंग है, अभी टाइम बाकी है, ना ही अप्रूव्ड हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है, सर अभी मजे ले रहा है, मुस्कुरा रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, बस मुस्कुराए जा रहा है, कह रहा है भैया बता दूंगा, तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान रखना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहोगे सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, आप सेल हटाओगे, सेल रिवर्स करोगे, तो सेल में से माइनस, आप डेटर माइनस करोगे, डेटर में से माइनस, ठीक है, कितने से, 1 लाख से, 1 लाख से, दैट मीन्स आप सेल रिवर्स कर दोगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब जैसे मान लो भैया जब ये अप्रूव्ड नहीं है तो भैया हमारे लिए अनसर्टेन इनकम हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें इसे हटाना पड़ेगा, मतलब आप सेल रिवर्स को रखोगे, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं सर, अगर आपने सेल हटाया तो ये स्टॉक में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे, जबकि ये सामान हमारे पास नहीं पड़ा है, तो हमें एक और नया काम करना पड़ेगा। हम कहेंगे सर जी स्टॉक विद कस्टमर, एक नया अकाउंट करना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मतलब आपको सर जी इसके 2 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक नया कॉलम आएगा स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, और दूसरा बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड हो जाएगा कि ये सामान भी हमारा ही है, एसेट के अंदर, एसेट के अंदर बैलेंस शीट में नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा कि भैया देखो सेल तो नहीं है पर हमारा स्टॉक है, हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास पड़ा है, तो एक नया कॉलम बनेगा स्टॉक विद कस्टमर। और कितने से बनेगा, सेल प्राइस नहीं सर, इसकी लागत निकालनी पड़ेगी। अब लागत कैसे निकालोगे, अगर 25% कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो बेटा अपने को रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल। बेटा याद रखो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट कैसे निकलता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, भाई कॉस्ट से सेल पे जाना है, न्यूमरेटर इज माय प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो 1/4 है तो 1/5 हो जाएगा, 1/6 है तो 1/7 हो जाएगा, 2/5 है तो 2/7 हो जाएगा, दैट इज 1/5 ऑन सेल, मतलब 1 लाख का
का 1/5 बेटा 20,000 प्रॉफिट है, तो 80,000 से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। 80,000 हमारा स्टॉक कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और 80,000 हमारा ट्रेडिंग में आ जाएगा। मतलब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सर जी वहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और साथ में आएगा बाय स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, खत्म। और ये स्टॉक विद कस्टमर आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होके एक साथ शो होगा। डन, दिस इज द सेल ऑन अप्रूवल, जिसमें ये थर्ड वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल रिवर्स करो और स्टॉक विद कस्टमर ऐड करो। चलो भाई डन जी डन। तो ये मेरे यहां पे 4 एडजस्टमेंट डन हो गई, ठीक है, डन है भाई, 4 एडजस्टमेंट डन है। आगे आ जाओ। सर जी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल में, सामान बांट दिया भाई साहब, सैंपल में बांट दिया, ठीक है, सैंपल में बांट दिया। सर सैंपल में बांटा है तो सबसे पहली बात, क्या वो सामान आप बेच पाओगे? नहीं सर। आपके परचेज में इंक्लूड होगा, क्या आपने उसे बेचा? नहीं सर। तो आपको सबसे पहले उसे अपनी परचेज में से, कहां से? परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा याद रखना, सैंपल में बांटो, चैरिटी में बांटो, एडवर्टाइजमेंट दो, मालिक ले जाए, मालिक ले जाए। सैंपल में, चैरिटी में, एक साथ कवर कर रहा हूं, सैंपल में, चैरिटी में, एडवर्टाइजमेंट में, मालिक ले जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विड्रॉ हो गया, लॉस हो गया, मतलब सेल नहीं हो पाया, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट परचेज में से हटा दो। मान लो कि वो आपका सामान का खर्चा परचेज नहीं है, आपने नहीं खरीदा, बात खत्म। दोबारा बोल रहा हूं, सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग, या मालिक ले गया या लॉस हो गया बाय फायर थेफ्ट, पहला क्वेश्चन परचेज में से हटा दो। दूसरा भाई ऑफ कोर्स ये सामान गया, क्या इसके बदले रोकड़ा आएगा? नहीं, तो ये आपका खर्चा होगा, पीएनएल में खर्चे में आएगा डेबिट, पीएनएल में खर्चे में आएगा डेबिट। अगर मालिक ले गया तो ऑफ कोर्स मालिक की कैपिटल से माइनस कर देंगे। अगर आपको कल को जाके बोलता है लॉस हो गया बाय फायर, इंश्योरेंस वगैरह, तो फिर पीएनएल में आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मालिक निकाल के ले गया, परचेज में से माइनस और पीएनएल में डेबिट। लेकिन अगर मालिक ले गया तो पीएनएल में नहीं जाएगा, सीधा उसकी कैपिटल से माइनस। ठीक है, ठीक है, डन है भाई, ये दोनों डन। डेप्रीशिएशन क्या ही बोलूं, डेप्रीशिएशन का क्या बोलूं सर? मालिक नहीं, सॉरी, एसेट को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। डेप्रीशिएशन है सर, उठाओ एसेट में से माइनस करो और पीएनएल में डेबिट करो। सिंपल, एसेट जो भी मशीन पे लग रहा है मशीन माइनस, पीएनएल पे बिल्डिंग पे लग रहा है बिल्डिंग, तो एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रीशिएशन पीएनएल में डेबिट होगा और एसेट में से माइनस हो जाएगा, एसेट में से माइनस। सर अगर डेप्रीशिएशन अपन ट्रायल बैलेंस में दिया फिर क्या करेंगे? बेटा ये जो प्लस माइनस करते हैं ना, ये नहीं होगा, बस समझना। मान लो सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग, ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो क्या करेंगे हम? तो भाई ये जो परचेज में से मैं माइनस करने को बोल रहा हूं ना, ये जो एसेट में से माइनस करने को बोल रहा हूं, ये नहीं होगा, फिर सीधा पीएनएल में डेबिट होगा, फिर सीधा पीएनएल में डेबिट होगा, बात खत्म। मालिक की कैपिटल से माइनस होगा, बात खत्म, ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि जो एडजस्टमेंट होती है वो ये होती है कि परचेज में से हटा दो। एडजस्टमेंट ये है कि एसेट में से माइनस कर दो। नहीं सर, एडजस्टमेंट हटा दो। अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया तो एडजस्ट ऑलरेडी हो रखा है, बस पोस्ट कर दो। क्लियर है? तो फिर एक ट्रीटमेंट होगा डेप्रीशिएशन का पीएनएल में डेबिट, सारी जी सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट, हाँ लॉस बाय फायर थेफ्ट पीएनएल में डेबिट, लेकिन ड्राइंग है तो वो पीएनएल में जाता, मालिक की कैपिटल में डेबिट। डन 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 डन। अब आ जाओ प्रोविजन। बेटा प्रोविजन को मैं एक साथ रखता हूं, प्रोविजन बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक साथ करता हूं, तो अभी से स्किप करते हैं, प्रोविजन एक साथ करेंगे अपन, ठीक है? तो पहले इसको हटाता हूं मैं यहां से, प्रोविजन, हाँ तीनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है? आओ इधर समझाता हूं मैं, ध्यान सुनना बेटा। 3 चीजें आपके पास, ठीक है? अगर मैं 3 चीजों की बात करूं, सबसे पहला है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, ठीक है? दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मैं आपको एक चीज पहले सीधा बोल दूं, बेटा ये तीनों ही हमारे नुकसान है। पैसा डूब गया, दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन। पैसा डूब सकता है, अनसर्टेन, अनसर्टेन। और हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है, दिस इज अनसर्टेन डिस्काउंट। हमारे लिए तीनों ही नुकसान हैं, तीनों ही नुकसान है। तो मजे की बात है, कुछ भी हो जाए, अगर आप शॉर्ट में समझो तो सर कुछ भी हो जाए, तीनों चीजें पीएनएल में डेबिट ही होंगी, तीनों चीजें पीएनएल में डेबिट ही होंगी, और तीनों चीजें पीएनएल में डेबिट ही होंगी, मतलब नुकसान आएगा। और दूसरा अल्टीमेट डेटर से माइनस होगा,
अल्टीमेट डेटर हमारे कम होंगे, क्योंकि हम प्रूडेंस हैं। अगर नुकसान हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी मान लेंगे नुकसान हो गया। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों का ट्रीटमेंट तो सेम है, खर्चे में डालो और डेटर से हटा दो, खर्चे में डालो और डेटर से हटा दो। पर आप सबसे पहले फर्स्टली इसका ट्रीटमेंट करते हो, क्योंकि जो सर्टेन है वो हटाओ। फिर आप डाउट चेक करते हो सेकंड नंबर पे, कि अगर कोई डाउट वाउट है तो वो हटाओ। और फिर जो एक्चुअल में पैसा देने वाले हैं उन पर आप लास्टली चेक करते हो कि क्या इन्हें कोई डिस्काउंट देना पड़ सकता है। ओके, तो कैसे होती है कैलकुलेशन ये समझो, ये समझो कैलकुलेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, आपको सन्ड्री डेटर दिए हैं 2 लाख मान लो, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बेड डेट दिए हुए हैं 10,000, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउ दिया हुआ है 5,000, आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 2,000, आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है 1,000। लो भाई सब दे दिया मैंने, बात खत्म। ठीक है, नीचे कह रहा है सर जी फर्दर बेड डेप्ट हो गए हैं, फर्दर बेड डेप्ट हो गए हैं 20,000। लो भाई फर्दर डेप्ट हो गए हैं 20,000। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है, इस टू बी मेंटेन करना है, इस टू बी मेंटेन करना है एट द रेट 5%, मेंटेन करना है एट द रेट 5%, एंड डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है एट द रेट 1%। लो भाई एट द रेट 1%। अब बताओ कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जी लाओ सोल्यूशन कर देते हैं, बस 1 मिनट में समझा देता हूं, खत्म हो जाएगा सोल्यूशन। लो भाई इन सब का ट्रेडिंग अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं ना सर, ट्रेडिंग से तो कोई लेना देना नहीं है। सीधा उठाओ पीएनएल अकाउंट, ये लो भाई, और फिर उठाओ इधर बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, पूरी नहीं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये अपनी एसेट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले आप जो ट्रायल बैलेंस में उसे डालो डेटर, तो डेटर कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर। लो भाई एसेट में आ गया अंदर 2 लाख। ठीक है, जो आपका बेड डेप्ट है वो सीधा नुकसान है, यहां डालो टू बेड डेप्ट, टू बेड डेप्ट बेटा कितना 10,000। अभी अंदर डालो, इसमें एडजस्टमेंट होने वाली है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी सीधा लिख दो भाई, डिस्काउंट आपने दिया, यहां सीधा लिख दिया मैंने कितना 5,000। डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 5,000 ऐड कर दो। ठीक है, अब प्रोविजन छोड़ दो, इनका काम बाद में, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, दैट मींस ओपनिंग में है, मतलब पुराने हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तो डूबा था बेटा, इनके 2 ट्रीटमेंट नहीं एक, क्यों? क्योंकि बेड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, सिर्फ पोस्ट करना है। डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, सिर्फ पोस्ट करना है, एक ट्रीटमेंट। लेकिन एडजस्टमेंट में दिए हैं तो 2 ट्रीटमेंट। अब फर्दर बेड डेप्ट का मतलब और डूब गया, तो पहले तो भैया डेटर से माइनस करो, माइनस फर्दर बेड डेप्ट, फर्दर बेड डेप्ट 20,000, तो डेटर कितने बचे 1,80,000। बोलो है ना, फर्स्टली बेड डेप्ट माइनस कर दिया, और इधर नुकसान और बढ़ जाएगा कि 10 तो पहले से डूबे थे, 20,000 और डूब गए, कितना हो गया बेटा 30,000। कितना हो गया 30,000। आप यहां लिखोगे 30,000। ठीक है जी, आप लिखोगे 30,000, डन। अब इसके बाद आप चेक करोगे कि भैया कोई प्रोविजन वगैरह डाउट वाउट भी है, तो हाँ जी 5% डाउट है। तो अब सेकंड नंबर पे जो कंफर्म है कि इतना मिलने वाला है, 2 लाख में से 20 तो कंफर्म डूब गया, 1,80 पे भी डाउट है, दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नए डेटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, दिस इज नाउ न्यू प्रोविजन एट द रेट 5%। तो नया प्रोविजन जो बनेगा वो बनेगा 5% बोले तो 9,000, तो 9,000 और डूब सकता है, तो बचा कितना 1,71,000। और इस प्रोविजन को अलग फिर से पीएनएल में डेबिट करोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पर अब कितना है 9,000, जिसमें से आप बोलोगे ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है 2,000। तो भाई आप में को 9,000 में से 2,000 पड़ा है, तो सिर्फ इस साल कितना बनाना है 7,000। भाई 9,000 डाउट है, जिसमें से 2,000 तो पहले से पता था, तो अभी इस साल नया डाउट कितना आया 7,000। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर ये 9,000 ये 2,000 की जगह ये 20,000 होता तो बेटा अपना डाउट कम हो जाता, ये इनकम में आ जाता। नेगेटिव आने का मतलब है इनकम फायदा, डाउट कम हो गया। भाई अभी 2,000 से 9,000 बढ़ गया, मतलब नुकसान बढ़ा। 20,000 से 9,000 हो जाता तो फायदा हो जाता, 11,000 का डाउट कम हो जाता। बहुत बढ़िया। सेम लास्ट पॉइंट डिस्काउंट करना है। अब जो 1,71,000 ये कंफर्म में मिलने वाले हैं, इन पे डिस्काउंट देना पड़ सकता है, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। लास्ट बेटा डिस्काउंट एट द रेट 1%, तो ये आ गया 1,710 रुपए। जो भी आएगा फिगर माइनस करके यहां लिखोगे, और फिर से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बेटा कितना 1710 माइनस जो भी है बेटा कितना 1000, तो ये माइनस करो 710 रुपए का प्रोविजन आ गया। प्रोविजन 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 बैड डेट खत्म। सर कोई सा भी नेगेटिव आ जाए उठा के क्रेडिट में डाल दो, खत्म। याद रखना डेटर में सबसे पहले फर्दर बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्लियर है? और अगर ओपनिंग में कुछ दिया है तो वो माइनस कर दो, खत्म। लो भाई डन है आपका प्रोविजन। बाकी क्वेश्चन करेंगे जब अपन लाइव सेशन लेंगे। डन हो गया प्रोविजन भाई, मैं यहां पे हटाता हूं, ये भी खत्म, फर्दर बैड डेट भी खत्म। आ जाओ आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग के साथ में एक साथ यहां पे भी खत्म करते हैं। लो भाई सर आपके सामने टोटल 4 चीजें, एक आता है आउटस्टैंडिंग। अब इसमें आउटस्टैंडिंग बोले, एक्रूड बोले या ड्यू बोले, बात सेम है। दूसरा इसी का अपोजिट होता है प्रीपेड, बोले तो एडवांस, प्रीपेड बोले, अनएक्सपायर्ड बोले या अनअर्न्ड बोले, तीनों का मतलब है बेटा एडवांस। इसका मतलब होता है एडवांस है और इसका मतलब है बकाया, बकाया मतलब पेंडिंग है। ठीक है सर, मतलब जब जब आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेगा दैट मीन्स वो पेंडिंग है, जब जब प्रीपेड वर्ड यूज करेगा दैट मीन्स एडवांस है। और अब क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, यहां पे 2 चीजें होंगी, एक या तो आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा होगा या इनकम होगी। इनकम के साथ वो जनरली एक्रूड वर्ड यूज करता है, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकता है कि एक्सपेंस ड्यू हो गया है बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू हो गया बट नॉट पेड। इनकम एक्रूड हो गई है, इनकम एक्रूड हो गई है बट नॉट पेड, बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है सर, पक्की बात है। तो यहां पे ए और यहां पे बी। ठीक है, प्रीपेड में भी 2 बातें होंगी, या तो खर्चा आप एडवांस में पे करके बैठे हो, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, या बोलेगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, लाइक इंश्योरेंस के लिए वो जनरली वर्ड करता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ठीक है, या फिर प्रीपेड इनकम, या फिर प्रीपेड इनकम, या फिर प्रीपेड इनकम। ठीक है, अब प्रीपेड इनकम है तो प्रीपेड इनकम है, इसको बोलता है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, 4 पॉइंट एक साथ कवर करेंगे और काम खत्म, 4 पॉइंट एक साथ कवर करेंगे और काम खत्म। ठीक है, चलो भाई बताओ, अब शुरू करते हैं। जल्दी सोचो, खुद सोचो मेरे बच्चे, मैं थोड़ी ना सोचूंगा। बताओ, खर्चा अगर आपने अभी तक पे नहीं किया, फील करो हमारा जो नालायक अकाउंटेंट है वो ये है कि जब वो पे करता है तब वो एंट्री करता है, जब वो पे करता है वो एंट्री करता है, उसे नहीं आता ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आउटस्टैंडिंग खर्चा है, इसका मतलब अभी तक उसने पे नहीं किया। मैंने कहा नहीं जी नहीं, रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, खर्चा पे नहीं हुआ। तो पहली चीज बेटा, खर्चा पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, है तो इसी साल का, भले ही अगले साल पे करेंगे सैलरी, बट बेटा पे तो खर्चा तो इसी साल का है। तो पहला चीज, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, चाहे वो मेरा वेजेस है, चाहे वो मेरा सैलरी है, व्हाटएवर, चाहे वो ट्रेडिंग का खर्चा हो, चाहे पीएल का, पहली बात खर्चा बढ़ा दो। अगर इनकम है तो इनकम भले ही चाहे मिली नहीं है, पर है तो हमारी कमाई तो है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए। एनपीओ भर भर के पढ़ा है हमने, तो फटाक से बताओ, इनकम में ऐड कर दो, इनकम में ऐड कर दो। भाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या करूं, इस साल के इनकम, इस साल का खर्चा, भले ही पे नहीं हुआ, भले ही रिसीव नहीं हुआ, इस साल ऐड होगा, बात खत्म। हाँ सर बिल्कुल। और दूसरा बेटा, खर्चा अभी देना है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। भाई देना है मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी, इनकम लेनी है बैलेंस शीट में एसेट। खत्म, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। प्रीपेड मतलब आप एडवांस में पे करके बैठे हो, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। जल्दी बताओ, एडवांस भले ही आपने इस साल पे कर दिया, भले ही इस साल पे कर दिया, भले ही इस साल रिसीव कर लिया, पर क्या ये खर्चा और इनकम, एनपीओ रिवाइज कराओ ना, क्या ये खर्चा और इनकम इस साल से रिलेट करता है? सर इस साल का खर्चा एडवांस इस साल थोड़ी ना दोगे, अगले साल का है वो, तो भाई रखें या हटाएं? हटाओ। तो बेटा जहां भी जो भी खर्चा है उस खर्चे में से माइनस करो, जो भी इनकम है उस इनकम में से माइनस करो। हाँ, लेकिन अगर आप खर्चा एडवांस में पे करके बैठे हो तो सीना चौड़ा करके, मतलब पॉइंट इज, आप बोलोगे भाई साहब कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना, एडवांस करके बैठे हैं, हमारे लिए ये एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट। और इनकम एडवांस में लेके बैठे हैं तो सर पे सरदर्दी है कि काम करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। खत्म मेरे बच्चों, चारों ट्रीटमेंट खत्म। इस चार्ट को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पर याद रखना बेटा क्लोजिंग है
तो याद करो एनपीओ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, क्लोजिंग एडवांस हटा दो, बस हटा दो प्लस कर दो, बात खत्म। बाकी कॉमन सेंस लगा लो, देना है तो लाइबिलिटी, लेना है तो एसेट, दे के बैठे हैं तो एसेट, लेके बैठे हैं तो लाइबिलिटी, डन, खत्म। चलो भाई, लो भाई, ये लो भाई, ऑलमोस्ट खत्म, आउटस्टैंडिंग खत्म, ठीक है, प्रीपेड खत्म, एक्रूड खत्म, अर्नड इनकम खत्म, ठीक है, सब मैंने बता दिया एक बार में चारों। अब आ जाओ यहां पे, ठीक है, आओ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? फालतू की चीज, मालिक पैसा लगाता है कैपिटल, मालिक निकालता है ड्राइंग, हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, मालिक और बिजनेस अलग अलग, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग। तो मालिक जी, ये रहा मेरा मालिक और ये रहा उसका बिजनेस, ठीक है। मालिक जब लगाएगा कैपिटल तो हमें उसे देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिक कहता है भाई मैंने पैसा लगाया, ये पैसा बैंक में रखता तो बैंक ब्याज देती, आप ब्याज दो। मैंने कहा ठीक है, तो बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, देना पड़ेगा तो बिजनेस के लिए क्या ये एक्सपेंस है? कॉमन सेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और क्या ये कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है? नहीं, तो पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में डेबिट। और क्या पैसा देने उसके घर जाएंगे? भाई बैंक पैसा देने आपके घर आती है? नहीं, आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो मालिक का अकाउंट क्या है बेटा? मालिक का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सीधा उसका इंटरेस्ट के नाम पे पैसा ऐड कर दो, पैसा ऐड कर दो एसेट डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि खर्चा है। और दूसरा सीधा कैपिटल में ऐड कर दो क्योंकि उसको पैसा देना है। बोलो हाँ या ना, डन। इसी का उल्टा ले लो, इसी का उल्टा आ जाओ भाई, ये रहा मालिक, ठीक है, ये रहा चिंटू, बोलो, और ये रहा इसका बिजनेस। इस बार इसने पैसा निकाला ड्राइंग, तो भाई हम फ्री में पैसा निकालने देंगे? ना जी ना, इस पर हम उससे ब्याज लेंगे। बैंक से पैसा निकालोगे, जब आपने हमें बैंक का एग्जांपल दिया था, तो आज पैसा निकालोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब बिजनेस के बारे में बात करो, अपन को तो बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, मालिक की थोड़ी ना अकाउंटिंग करनी है। हम मालिक की अकाउंटिंग करने बैठे हैं? ना जी ना, हम तो अकाउंटेंट है बिजनेस के। तो बताओ बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम, इनकम है तो बेटा कहां जाएगी? ऑफ कोर्स पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो पीएनएल में क्रेडिट। और दूसरा, ये मालिक को देना है या मालिक से लेना है? लेना है। तो बैंक आपसे पैसा लेने आपके घर आती है, सीधा अकाउंट से माइनस, सीधा माइनस। तो सीधा उठाओ और कैपिटल में से माइनस कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो, इनकम साइड में दिखा दो क्योंकि ये इनकम है, और सीधा ड्राइंग में ऐड कर दो, या मैं बोलूंगा भाई कैपिटल में से माइनस कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो। खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने किसी और से पैसा उधार लिया है, ABC मिस्टर जी, हाँ जी, हमने बैंक से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था और ब्याज देना है, तो देना है तो क्या हुआ? वही खर्चा है, पीएनएल में डेबिट। और अगर अभी देना है, दिया नहीं है, तो वही आउटस्टैंडिंग हो गया ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा दो। और याद रखना ये हिडन एडजस्टमेंट होती है। अगर लोन पे परसेंटेज दी हुई है तो हम कॉमन सेंस निकाल के चेक करेंगे कि हमने पूरा ब्याज दिया है या लिया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होगी तो ब्याज लिया होगा, लोन होगा तो ब्याज दिया होगा। तो देख लेना, मान लो मेरे बच्चे, लो भाई, लो लो, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे डिस्कस कर देता हूं। मैं कहता हूं, मान लो मेरे बच्चे, यहां पे ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस में लोन दिया है, डेबिट क्रेडिट, लोन दिया है 1 लाख का, यहां लिखा है 9% लोन, ठीक है, और यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन 5000। तो बेटा आप आंख बंद करके ये लोन डेबिट में डाल दोगे क्या? बस खत्म, एक ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, खत्म। नहीं सर, आप कहोगे 9% 1 लाख पे 9000 बनता है, जबकि इसको हमने दिया 5000, तो बेटा 4000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। ओ, तो क्या होगा? जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 5000 हम दे चुके हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग और देना है। बताओ कितना इंटरेस्ट लोन देना है? 4000। तो टोटल ब्याज हो गया 9000 का, और ये 4000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा कि भाई पैसा देना है, पैसा देना है, डन है। इसी का सेम उल्टा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पे रेट दिया है तो देना नहीं है, लेना है, तो भाई इनकम चेक कर लोगे, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो इनकम बढ़ जाएगी और बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। ठीक है सर, खत्म, खत्म मेरे बच्चों, खत्म, खत्म हो गई एडजस्टमेंट। अगला है अब नॉर्मल स्टॉक, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं बेटा। अब नॉर्मल लॉस बोले तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट,
लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर, आपकी बिजनेस में कोई भी भूकंप सुनामी आ गई और आपको नुकसान हुआ है, तो नुकसान का पहला ट्रीटमेंट है जितना लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है, मान लो आपका 1 लाख का गुड्स जल गया, बर्बाद हो गया, चोरी हो गया, तो 1 लाख परचेज में से माइनस, 1 लाख परचेज में से माइनस। दूसरा, आप 1 लाख का खर्चा पीएनएल में डेबिट करोगे, पर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 60% हम क्लेम दे देंगे, 60% हम क्लेम देंगे। अब क्लेम देने का मतलब है क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको सामान वापस करेगी? नहीं सर, वो पैसा देगी रोकड़ा। तो सामान तो 1 लाख का गया, परचेज में से 1 लाख माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बोलो हाँ है ना। लेकिन जब आप खर्चा डालोगे तो आप बोलोगे 1 लाख में से 60,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा, तो पीएनएल में डेबिट होगा 40,000 और 60,000 आप बैलेंस शीट में एसेट में दिखा दोगे। अगर पैसा आ गया तो बैंक में ऐड कर दोगे, वरना आप अलग से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर दिखा दोगे, डेटर दिखा दोगे। क्लियर है? दोबारा सुन लो, 3 ट्रीटमेंट होंगे मेरे बच्चे, 3, वैसे 3 नहीं है 4 हैं, पर आप 3 समझो। जितने का सामान जल गया, बर्बाद हो गया, वो सीधा परचेज में से माइनस। जितना नुकसान है उस नुकसान को इंश्योरेंस क्लेम से नेट करके दिखाओ कि मेरा नेट नुकसान कितना है, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, अगर मिल गया है तो बैंक में ऐड कर दो, और मिलने वाला है तो बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दो। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम है, पीएनएल को डेबिट जितना हमारा लॉस बचा, जैसे मेरे केस में 40,000 का पीएनएल और 60,000 का इंश्योरेंस, और 2 परचेज पूरा 1 लाख परचेज में से माइनस। टोटल अमाउंट लॉस पूरा 1 लाख माइनस करोगे आप यहां से। वेरी गुड बेटा, जितना रिकवर हो रहा है वो आपका, जो अमाउंट नहीं रिकवर हो रहा है मतलब नेट हट करके 40,000 जो रिकवर नहीं हो रहा है वो आप डेबिट साइड में पीएनएल में दिखाओगे ऐसा खर्चा, और जो रिकवर हो रहा है वो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कि भाई इतना पैसा अभी आना है। खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। डन सर। ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ गए मेरे बच्चे। चैरिटी ऑन गुड्स ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। चैरिटी वही परचेज में से माइनस और पीएनएल में डेबिट। खत्म। चैरिटी बोले, एडवर्टाइजमेंट बोले, बात सुन। लास्ट है मैनेजर कमीशन। बेटा इस पे अच्छे से पढ़ के जाना। देखो, मैनेजर हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस का, हमारी एंटिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है। ये बिजनेस चलाने में हेल्प करता है। सर बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा, अब बिजनेस चलाएगा तो उसे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्या फिक्स सैलरी से आती है? नहीं सर, हम उसे देते हैं कमीशन, कि हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में 10% तेरा, तो भाई हम कमीशन देते हैं। अब यहां एक लफड़ा आ जाता है कि जैसे ही हमने बोला जितना कमाएंगे, तो बेटा कमाई के बाद पता चलेगा तेरा कमीशन, तो हम कभी भी इसका कमीशन पहले नहीं दे सकते। हमें हमेशा कमीशन निकालने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट को रोकना पड़ेगा। अब होगा क्या, सिंपल समझना। आप कहोगे, आप पहले बनाओगे सर जी नॉर्मल, भूल जाओ ये एडजस्टमेंट नाम की चीज भी है। आप पहले ट्रेडिंग बनाओ, ट्रेडिंग से आगे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 2 लाख का, ठीक है। आपने ये ग्रॉस प्रॉफिट उठा के यहाँ डाला बाय ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, 2 लाख। फिर आप बाकी मैनेजर कमीशन छोड़ के बाकी सारे खर्चे डाल दो कि भाई मान लो सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रीशिएशन है, ठीक है, इधर आपकी कोई इनकम है, बैड डेप्ट रिकवर्ड है, सब डाल दिया आपने यहाँ पे। और जो प्रॉफिट आया बेटा, उस प्रॉफिट को आप यहां ना लिख के आप रफ में लिखोगे वर्किंग नोट 1 कि आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन। तो आपने बोला 2 लाख का ये, और मान लो 2 लाख की जीपी में से खर्चे हो गए 1 लाख या ले लो 90,000, खर्चे हो गए 90,000, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,10,000, 1,10,000। अब इस पे कमीशन देना है, तो एक बात तो पक्का है, मैनेजर कमीशन आपका खर्चा है, आप डालोगे यहां पे, ठीक है। और दूसरा बेटा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये दिया थोड़ी ना होगा भाई, अभी तो आप निकाल ही रहे हो, तो आपके लिए ये अभी देना है, दैट इज लायबिलिटी। तो ट्रीटमेंट 2 ही होंगे, एक खर्चा और एक लायबिलिटी। बट इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, लफड़ा यहां है। तो मैंने क्या बोला कि पहले अपन पूरा पीएनएल बना लो, मैनेजर कमीशन को लिख के अमाउंट छोड़ दो, बस आपको पता है यहाँ पे अमाउंट अभी कैलकुलेट करना है, बाकी अमाउंट यहाँ भी आएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। अमाउंट कैसे निकलेगा? अब क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 केस बना दे, कह दे हम 10% कमीशन देंगे ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। जो हमें प्रॉफिट देना है वो प्रॉफिट का 10% देंगे कमीशन से पहले। तो भाई फिर ये प्रॉफिट हमेशा बिफोर ही होता है, क्योंकि कमीशन तो मैं निकाल रहा हूं, तो सीधा 1,10,000 का 10%, दैट मीन्स
11,000 हमें कमीशन देना है, खत्म। 11,000 यहां आएगा और 11,000 की आपकी लायबिलिटी, डन। ठीक है, केस नंबर 1 या तो ऐसा होगा या लास्ट केस होगा कि उसने बोला सर जी हमें 10% देना है ऑन प्रॉफिट, वो भी बिफोर नहीं आफ्टर कमीशन। अब आफ्टर कमीशन तो मैं निकाल ही नहीं सकता भाई, आफ्टर तो कमीशन तब आएगा ना जब कमीशन का अमाउंट आएगा, और कमीशन का अमाउंट तब आएगा जब प्रॉफिट में से माइनस होगा, जो प्रॉफिट पता नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे थोड़ी मैथ यूज करते हैं, आप कहोगे जो हमारे पास है वो यही है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, कि भाई ये प्रॉफिट 10% से नहीं 110% से डिवाइड कर दो। मतलब सर आप बोलोगे 1,10,000, 10% का रेट है, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 110, तो सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आ जाएगा 10,000, और ये हमारा यहाँ पे 10,000 यहाँ डालो, 10 यहाँ डालो, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। तो ये डेबिट साइड में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, नॉर्मल है, बस अमाउंट के लिए आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। खत्म हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा चैप्टर। एडजस्टमेंट मैंने सारी रिवाइज करा दी मेरे बच्चे, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट रिवाइज करा दी है, आपको ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हो जाएंगे बढ़िया से। बाकी अपन लाइव क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे, यही हमारे जीएनजी का सफर होगा खत्म। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने इतना सारा प्यार दिया, ठीक है, इतने सारे कमेंट्स करे, और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत 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 सारी चीज़ें करूँगा। लाइक करना, कमेंट करना, लास्ट वीडियो है मेरी जीएनजी के साइड की, उसके बाद फिर मे वाले बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन जेन वाले बच्चों के लिए अब हम करेंगे लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, और एग्जाम में फोड़ के आना है हमको।